हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे मैं सीडीपी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना होगा। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या है? तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है कि अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है कि वैश्विक से स्थानीय की ओर होता है कि विशिष्ट से समान की ओर होता है? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। यानी बच्चों को सबसे पहले आपको सरल चीज़ें बतानी होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको जटिल की ओर बढ़ना होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूं। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था की प्रसव पूर्व अवस्था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। समाजीकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन? तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा? समाजीकरण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं। तो आप सभी लोग डेली इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में, तो आप सभी को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी क्लास आए, कोई भी अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी चालक अवस्था, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, प्रतिवर्तिता, वस्तु स्थायित्व? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि एक बच्ची है जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो वो जो है जीववादी चिंतन सोच है उसकी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उसे सजीव और निर्जीव का जो है ज्ञान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वागोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि जीन पियाजे, लेव वागोत्स्की हो गया और कोहलबर्ग हो गया, हावर्ड गार्डनर हो गया, इनसे जो है खूब भर भर के
CDP में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसमें पूछा गया है लेव वागोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो कौन सा प्रतिपादित नहीं है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। संपस्त विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए इसमें से संपस्त विकास का क्षेत्र लेवोगात्स्की का है और पाड़ भी है, सामाजिक अंतःक्रिया भी है। इसमें से स्कीमा नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी लेव वागोत्स्की से है। तो लेव वागोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो सभी को आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ आलम्बन देना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है कि नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें क्या विशेषता है। तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। तो 9 नंबर आ गया है आपके सामने, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो आपको बताना है एक प्रगतिशील कक्षा में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए, फिर आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिए गए बच्चे इनाम को पाने के लिए सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। और बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण, आपको नामीकरण बिल्कुल पृथक्करण नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। और पहला क्या है, बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। तो आपको कोई निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य नहीं करना है, तो इसलिए और ऑप्शन नहीं होंगे और हमारा ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो आपको मैंने बताया था ना कि लेवोगात्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, हावर्ड गार्डनर हो गया, कोहलबर्ग हो गया, इनसे जो है खूब CDP में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो भाषाई बुद्धि जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जो है ये नहीं है, यानी विशिष्ट भौतिक समान ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, चलिए पढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करना चाहिए उसको कि हतोत्साहित करना चाहिए कि नकारना चाहिए उसको के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक यानी खुद से बात करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, यानी व्यक्तिगत वाक को हमें क्या करना चाहिए, तो उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशीलता, जेंडर प्ररूप। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता हूं टेस्ट फॉर्मेट में। इससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा और आपको अपनी तैयारी चेक करने का सुनहरा मौका मिल पाएगा कि हम कितने तैयारी में हैं, हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। और आपको अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर प्ररूप, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक ही कक्षा में, क्वेश्चन क्या है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन, अनुबंधन। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदित निर्देश, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मानकीकृत दिया गया ये नहीं होगा, उद्दीपन अनुबंधन नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भ परीक्षाएं। देखिए आपको इसका राइट आंसर कैसे बताना है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर सहयोगात्मक परियोजनाएं दिया गया है, तो यही जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भाई? आप लोग देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन को देखिए और उत्तर बताने की कोशिश करिए। सीटेट का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्यों नहीं सही होगा, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, यहाँ पर सिर्फ एक कार्य को पूरा करने की बात कही गई है। और तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, ये कोई कार्य नहीं है। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, यानी समय समय पर आपको संशोधित करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा, बहिष्करण। तो सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभव के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो वो हो जाएगा हमारा समावेशन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पर पूछा गया है नहीं देता है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा। तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई। तो विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभव को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी सही है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, ये यहाँ पर निगेटिव है। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल, यहाँ केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, ये जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यही गलत पूछा गया है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अब आएगा 18। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं किससे? यहाँ पर क्या पूछा गया है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में कठिनाई हो रही है। तो क्या हो जाएगा, यानी किस समस्या से जूझ रहे हैं? गुणज वैकल्य की पठन वैकल्य की श्रवण बाधिता, लेखन वैकल्य। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पाठ पढ़ने में उसे मतलब और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए लेखन का कोई कार्य ही नहीं है क्योंकि वो पाठ पढ़ रहा है, और श्रवण का भी कोई कार्य नहीं है, और गुणज तो गणितीय से हो जाता है। तो यहाँ पर पाठ पढ़ रहा है तो पठन वैकल्य हो जाएगा, यानी इस समस्या से वो जूझ रहा है, इसलिए पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में असमर्थ है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अब आएगा 19वां। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो आपको क्या पढ़ना होगा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि इतना पढ़ लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री देख लिए कि उपयुक्त पूछा गया है, नहीं को नहीं ध्यान देते हैं, इस तरह से आपका नंबर कट जाता है, और एक नंबर से अगर आप फेल हो जाते हैं तो बहुत पछतावा होता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप जो है पास हो पाएंगे। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रव्य किताबें, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20वां है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो आपको क्या बताना है, एक शिक्षिका है, उसको अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, की सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21वां है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे एक बच्चा है,
वह अपना अनुभव स्कूल में लाता है, तो अगर आप शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए? ये तो बिल्कुल भाई गलत है। उन्हें नकारा जाए, ये भी गलत है। उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ये सही है। उनकी उपेक्षा की जाए, आपको उपेक्षा नहीं करना है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें आगे बढ़ाया जाए, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22वां है, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो बच्चे कैसे सीखते हैं आपको बताना होगा। तो बताइए भाई, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे जो है चीज़ों को बनाकर व कार्य करके भी सीखते हैं, पढ़कर व लिखकर भी सीखते हैं, बोलकर व सुनकर भी सीखते हैं, सोचकर व मनन करके भी सीखते हैं। यानी चारों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन किस में दिया गया है? तो विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो किस कक्ष में बेहतर ढंग से सीखेंगे विद्यार्थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो क्वेश्चन क्या है कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो अपनापन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रतिक्रिया से सेट से, कि कार्यात्मक स्थिरता से। तो क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? आपको बताना होगा। तो सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। सभी लोग बताने की कोशिश करें। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तार्किक सोच से आप लोग समस्या समाधान की प्रक्रिया से बेहतर सोच सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो तार्किक सोच से। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 25 हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26वां का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है बच्चों की त्रुटियाँ। यानी जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक आप क्या जान पाओगे कि वो कहाँ गलती कर रहा है। तो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है उनकी त्रुटियाँ। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। खाली स्थान दिए गए, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह, ऊब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना होगा। देखिए आनंद, उत्सुकता, उत्साह ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर ऊब जो है बिल्कुल नेगेटिव है। तो ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28वां है, अभिकथन और कारण से है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, क्योंकि सीटेट में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा और क्योंकि का संबंध बनाना होगा। अगर क्योंकि का संबंध बन गया तो
AR दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करेगा। तो चलिए हम अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं। तो बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको मैं क्या बताया था, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या देखना होगा, क्योंकि संबंध बन रहा है कि नहीं। तो बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, यहाँ पर तो सीधा सीधा गलत है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को आप लोग सुसाध्य नहीं कर सकते हैं। और कारण क्या है, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली, ये भी बिल्कुल गलत है। आप इनाम व सजा देकर बच्चों को सीखने के लिए प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। तो AR दोनों गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन में दिया गया है A और R दोनों गलत है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, आपको बताना होगा। तो विद्यार्थियों की अभिरुचि, ये बिल्कुल सही बात है, सीखने को प्रभावित करता है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, ये भी सही है। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, यानी चारों ऑप्शन जो है सीखने सिखाने को प्रभावित करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे आपके सामने CDP के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है। और आपको इन 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन ज़रूर सही करने होंगे, क्योंकि इससे सरल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इनको जो है घोल कर पी जाइए और अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ऑप्शन है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।